सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज उपन्यास की चर्चा विगत दिनों से हम कर रहे हैं और धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग पग पग पर आपको मिल जाएंगे, कदम कदम पर मिल जाएंगे, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम करके, प्रोग्राम्स करके, कुछ दिखावा करके सिर्फ अपने कुछ निजी उनके स्वार्थ होते हैं उसकी सिद्धि करना चाहते हैं, या ऐसा कहें उसकी सिद्धि के लिए ही वो ऐसा वो करते हैं। पर विवेक कुमार कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, उसे कोई लोभ नहीं था, उसे कोई आशा नहीं थी। वह तो निस्वार्थ भाव से उसने जो बात समझी थी, उसके समझ में आई थी, तो उससे था कि भाई जो सही बात मुझे समझ में आ गई है वही सही बात मैं दूसरों को समझाऊं। इस पवित्र भावना के साथ उसने कुछ स्वाध्याय प्रभावना का काम चालू किया था। परंतु जिनका अपना कुछ कार्यक्रम नहीं होता है वो दूसरों के कार्यक्रम को बिगाड़ना ही अपना सबसे बड़ा कार्यक्रम समझते हैं। तो कुछ लोगों ने वो उनका कार्यक्रम बिगाड़ने की भरकस कोशिश की और स्वाध्याय बंद भी हो गया। पर विवेक के साथियों ने कुछ नहीं कहा। समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके पास गए और उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि हम पंचायत बुलाएंगे और उसमें बैठ के निर्णय करेंगे। तो आइए आज क्या होता है। कल यहाँ तक बात हो गई थी, तो विवेक के साथियों ने भी कुछ कहा था कि पंचायत तो बहुत समय निकल जाता है, इसमें क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी। इसके बावजूद भी फिर भी आज क्या होता है, क्या है विवेक कुमार के साथियों की अभिव्यक्ति, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या है उनका मत, आइए सुनते हैं। जिनका अपना कुछ कार्यक्रम नहीं होता, मात्र दूसरों के अच्छे कार्यों का विरोध करना ही जिनका उद्देश्य होता है, वे लोग उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ एवं निठल्ले से हो जाते हैं, जबकि जिनका वे विरोध कर रहे थे वे शांत एवं निष्क्रिय हो जाते हैं। अब जो लोग विरोध करने वाले थे, जिनके पास कोई अपना तो प्रोग्राम नहीं था, बस दूसरों के प्रोग्राम को बिगाड़ना ही उनका प्रोग्राम था, अब जब कुछ प्रोग्राम ही नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब क्या करें, अब कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं कि अब क्या करूं। किंतु जब द्वारा कोई अच्छे कार्यक्रम चलाने के लिए प्रयत्नशील होता तो वे फिर सक्रिय हो जाते, उन्हें फिर एक काम मिल जाता। अगर कोई व्यक्ति कार्यक्रम चलाने वाला हो तो उन्हें कुछ विरोध करने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि उन्हें तो विरोध ही करना है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना है। जब विदिशा में विवेक के प्रवचन आदि धार्मिक प्रभावना के कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गए थे, उनमें और उनके साथियों में एक प्रकार की निष्क्रियता सी छा गई थी। तब से ही विवेक के विरोधियों में भी निष्क्रिय एवं शांत थे। जब से विवेक का स्वाध्याय, विवेक के क्रियाकलाप बंद हो गए थे, तो जो विवेक के साथी थे उन लोगों में थोड़ी सी निष्क्रियता छा गई थी। एक निराशा का उनके अंदर वातावरण बन गया था। पर ये लोग ही निराशा नहीं थे, ये लोग ही निष्क्रिय नहीं थे। अब जो विरोध करने वाले थे वो भी निष्क्रिय थे, क्योंकि उनके लिए कोई काम बचा नहीं था। किंतु जब उन्हें पता चला कि विवेक के साथी समाज के प्रमुख व्यक्तियों के पास गए थे और समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने उक्त संदर्भ में पंचायत बुलाने का निर्णय लिया है, तब वे भी सक्रिय हो गए। अभी बिल्कुल निष्क्रिय थे, पर उन्हें जैसे ही पता चला कि भाई विवेक के साथी तो समाज के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके पास मिलने गए हैं और पंचायत बुलाने की अपील कर रहे हैं, पंचायत बुलाने वाली है, पंचायत बुलाई जाएगी, तो फिर इन लोगों में भी जोश आ गया कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए। तो उनके अंदर भी एक सक्रियता नज़र आने लगी। उन्होंने भी समाज के प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क करना आरंभ कर दिया। विवेक के साथियों के विरुद्ध समाज के प्रमुख व्यक्तियों को तरह तरह से भड़काना आरंभ कर दिया। तो उनके पास कोई पॉजिटिव काम तो था नहीं, कोई रचनात्मक काम तो था नहीं। तो जो प्रमुख व्यक्ति थे उन्हें विवेक के विरोध में भड़काना चालू कर दिया। समाज प्रमुखों को
वास्तविकता की कुछ खबर तो थी ही नहीं, वे भी संशय में पड़ गए, क्योंकि वास्तविक स्थिति क्या है उन्हें कुछ खबर नहीं थी, उन्हें कुछ पता नहीं था। तो वो भी कि भाई विवेक के साथ ही कुछ कह रहे हैं और यह व्यक्ति आके कुछ और बात कह रहे हैं, तो वो एक संशय जैसी स्थिति में पहुंच गए। विवेक के विरोधियों ने सोचा अब स्टे ऑर्डर तो हो ही गया है, जब तक पंचायत ना होगी तब तक वे कहीं कुछ कार्यक्रम तो चला ही नहीं सकते हैं, किंतु यदि पंचायत हुई और कदाचित उसमें उनके अनुकूल निर्णय हो गया तो फिर उनके कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। अतः पहले तो अपन को यही यत्न करना चाहिए कि पंचायत हो ही नहीं। क्या सोचा? पहले तो विवेक के विरोधी ने सोचा कि अब स्टे ऑर्डर पास हो गया है, मतलब स्टे ऑर्डर मतलब जब तक पंचायत नहीं होगी, जब तक समाज के प्रमुख व्यक्तियों के माध्यम से कोई डिसीजन नहीं होगा, कोई निर्णय नहीं होगा, तब तक आप कोई भी गतिविधि आरंभ नहीं कर सकते हैं। पर उन्हें ऐसा विचार भी आया, अगर पंचायत में कहीं इनके कार्यक्रम करने की स्वीकृति मिल गई तो उन्होंने कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि पंचायत ही ना हो। क्यों? पंचायत हो जाएगी तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, तो कोशिश करो कि इस पंचायत ना हो, इस बात को टाला जाए। यदि यह संभव ना हो तो जितनी बन सके उसमें देरी की जाए। फिर उन्होंने कहा क्या कहा दूसरा उपाय कि पहला कोशिश तो करो कि पंचायत हो ही नहीं, दूसरी कोशिश क्या होना चाहिए कि पंचायत को जितना देर कर सकते हैं देरी करने की कोशिश करनी चाहिए। पंचायत होने में देरी होगी, विवेक के साथियों में उतनी ही निराशा फैलेगी, मतलब जितनी जितनी देरी होगी पंचायत में उतनी उतनी निराशा विवेक के साथियों में फैलेगी, धीरे धीरे वे बिखर जाएंगे। देरी होने में एक लाभ यह भी है कि जब तक अपने को समाज के प्रमुख व्यक्तियों का मन विवेक के विरुद्ध करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। कितनी सारी बातें हो गई कि अगर पंचायत नहीं होगी तो भी हम जीत गए, और पंचायत में जितनी देरी होगी तो जो विवेक के साथी में निराशा का वातावरण बनेगा, बेचारे क्या करेंगे, इतने समय तक निष्क्रिय हो जाएंगे, और जब निराशा का वातावरण बनेगा तो धीरे धीरे बिखर जाएंगे। और एक और लाभ क्या होगा, कितना लंबा समय मिलेगा ना, तो जो समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं उनको हम विवेक के विरुद्ध भड़का सकेंगे, उन्हें विवेक के विरुद्ध करने के लिए हमें एक पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस प्रकार चुपचाप विवेक और विवेक के साथियों के विरुद्ध समाज व गैर समाज के प्रमुख व्यक्तियों के बीच नियोजित दुष्प्रचार चलने लगा। अब उन व्यक्तियों ने क्या आजमाया कि समाज के प्रमुख व्यक्तियों के पास जाने लगे और विवेक के लिए विरोध वाली बातें करने लगे। पंचायत की मीटिंग भी बराबर टलती जा रही थी, उसके लिए सुविधाजनक कोई तिथि ही निश्चित नहीं हो पा रही थी। यहाँ विवेक के साथियों का प्रमुख व्यक्तियों के घर चक्कर काटते काटते धैर्य समाप्त हो रहा था, अतः उन्होंने फिर एक बार सामूहिक रूप से प्रमुख व्यक्तियों से मिलने का निश्चय किया। मीटिंग टलती जा रही थी, जो पंचायत होनी थी वह कोई एक सुविधाजनक डेट कंफर्म ही नहीं हो पाई, बस टलते जाती थी। और जो विवेक के साथी थे वो समाज के प्रमुख व्यक्तियों के बार बार चक्कर लगाते थे, बार बार उनके पास जाते थे कि आप कोई डिसीजन करें, पर वो कुछ जवाब ही नहीं देते थे, बस बात को टाल देते थे। तो ऐसा बार बार चक्कर काटते हैं ना हम किसी काम के लिए, तो जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो फिर अपना उत्साह भी खत्म हो जाता है, तो उनका धैर्य समाप्त भी होने लगा। अतः उन्होंने निर्णय किया कि हम सब मिलकर एक साथ समाज के प्रमुख व्यक्तियों के पास चलेंगे तो शायद कुछ निर्णय हो। अब की बार जब वे प्रमुख व्यक्तियों से मिले तो उन्होंने पंचायत की मीटिंग होने में अनावश्यक होने वाली देरी के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते हेतु अत्यंत दृढ़ एवं स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक पंचायत की मीटिंग नहीं होती और कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिए हम अपने सामूहिक स्वाध्याय के लिए किराए का स्थान लिए लेते हैं। जब आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तब हम वह स्थान छोड़कर मंदिर में स्वाध्याय आरंभ कर देंगे। इस बार अब इन लोगों ने जो पंचायत के माध्यम से समाज के प्रमुख व्यक्तियों के माध्यम से इस बात को टाला जा रहा था, तो बिल्कुल उस पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब आपकी पंचायत होगी, जब आपकी मीटिंग होगी
तब हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। पर जब तक आपकी पंचायत नहीं होती है तो हम एक किराए का मकान लेते हैं, वहाँ पर बैठकर हम सब लोग स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि हम स्वाध्याय के बिना नहीं रह सकते हैं। यह हमारी अब आदत में आ गया है, यह हमारे अब खून में आ गया है, यह हमारे लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है। जिस प्रकार इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिले तो वह जिंदा नहीं रह सकता ना, वैसे कोई आत्मार्थी जीव है, मोक्षार्थी जीव है, उसके लिए जिनवाणी का स्वाध्याय, तत्व चिंतन ऑक्सीजन के समान होता है। उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब आपकी पंचायत होगी तब आप कर लेंगे, तब से अगर आपका निर्णय होगा पॉजिटिव तो हम मंदिर में भी कर लेंगे, पर अभी हम किराए का मकान लेके वहाँ पर स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। उनकी दृढ़ता को देख प्रमुख व्यक्तियों को यह समझते देर न लगी कि अब मीटिंग को और अधिक टाला नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप पंचायत की मीटिंग के लिए एक तिथि निश्चित हो गई। उन्हें पता चल गया कि लोग अब बहुत अधिक देर तक रुकने वाले नहीं हैं, अब इनको और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अतः एक डेट फिक्स हो गई। फिर क्या था, दोनों ही ओर से पंचायत में अपनी बात मनवाने के लिए जोरों से तैयारियां चलने लगी। अंततोगत्वा वह दिन भी आ पहुंचा जिस दिन पंचायत होने वाली थी। आज की मीटिंग में अनावश्यक भीड़ इकट्ठी हुई थी। वातावरण में एक विचित्र प्रकार का तनाव था। सब कुछ मिलाकर यह एक असामान्य मीटिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ विशेष घटित होने जा रहा है। समाज के बिल्कुल चारों तरफ भीड़, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक तनाव का वातावरण, लोगों को लग रहा था कुछ आज असामान्य हो जाएगा, कुछ विशेष घटने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। वातावरण की उत्तेजना को देखते हुए विवेक स्वयं तो मीटिंग में पहुंचा ही नहीं, साथ ही उसने अपने साथियों को भी यह वचन लेने के बाद ही जाने दिया था कि कितनी ही उत्तेजना के क्षण क्यों ना आवे, वे किसी भी स्थिति में उत्तेजित नहीं होंगे। देखो, उस इतनी बड़ी मीटिंग में जहाँ इतना बड़ा डिसीजन होना था, विवेक कुमार ने जाना उचित नहीं समझा। उसने हो हल्ला होगा, व्यर्थ की बातचीत होगी, तो वो तो स्वयं नहीं गया, और जो उसके साथी थे उन्हें भी उसने एक वचन दिलाया, उसके बाद ही जाने दिया कि कितना कैसे भी प्रसंग बन जाए, कैसी भी स्थिति बन जाए, आप उत्तेजित नहीं होना, आप अपना जो शांति प्रिय स्वभाव है उसको मत खोना। आप अपनी सहजता, आप अपनी सरलता, आप अपनी गंभीरता, इसको रंच मात्र भी नहीं खोना। मतलब प्रसंग कितना बुरा भी बने फिर भी उत्तेजित नहीं होना, सारे काम सहज भाव से करना। कोई कुछ भी क्यों ना कहें, वे सीमा में ही रहेंगे। विवेक कुमार ने क्या वचन ले लिया अपने लोगों से कि वे कुछ भी कहेंगे पर वो असीमित होकर भी बात करेंगे, पर आपको सीमा नहीं लांघनी है। जो हमारे यहाँ एक रेखा खींची है, उस रेखा के बाहर जाके आपको बातचीत नहीं करनी है। निर्णय कुछ भी क्यों ना आए, वे उस पर तत्काल कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। और क्या विवेक कुमार ने उनसे शपथ ले ली, क्या उनसे नियम दिला दिया कि निर्णय कुछ भी हो, चाहे अपने पक्ष में हो चाहे अपने खिलाफ हो, पर हम तत्काल कोई भी प्रतिक्रिया, अगर हमारे निर्णय पक्ष में आ गया तो बहुत खुशी, तत्काल कुछ नहीं करेंगे। अपने आगामी कार्यक्रम के संबंध में एक साथ बैठकर गंभीर विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, अपन उसके बाद बैठेंगे और गंभीर विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही अपन अपने आगामी कार्यक्रम के लिए निर्णय लेंगे। अपनी बात दृढ़ता से रखने की उन्हें पूरी छूट दी, पर उत्तेजित होने की बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं, विवेक कुमार ने कहा आपकी जो बात सच है उसको आप पूरी दृढ़ता के साथ रखिए, इसलिए मुझे कोई मनाही नहीं है, पर किसी भी बात पर उत्तेजित नहीं होना, किसी भी बात पर कसाई नहीं होना। आप तार्किक हो जाना, अपने तर्कों के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी इंटेलिजेंट के माध्यम से अपनी बात को रखना, पर कसाई नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना। अंततः वह बहुचर्चित मीटिंग आरंभ हुई। आरंभ में संचालक महोदय ने मंदिरों की स्थिति, नई पीढ़ी द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रति अरुचि और उपेक्षा, पूजन पाठ और स्वाध्याय करने वालों की निरंतर कमी, वर्तमान पीढ़ी में नैतिक जीवन और सदाचार की कमी की चर्चा करते हुए सामूहिक स्वाध्याय पर बल दिया। मीटिंग स्टार्ट हुई
और सबसे पहले संचालक जो उसके होते हैं वो आए और उन्होंने जो भी समाज में कमी है, जो भी समाज की आज दिक्कत आ रही हैं, उनको रखते हुए और इन सब का समाधान बताया सामूहिक स्वाध्याय को। उन्होंने कहा आज मंदिरों की स्थिति ऐसी है, लोग मंदिर में नहीं मिलते, नहीं आ रहे हैं। नई पीढ़ी में जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, इनमें धार्मिकता बची ही नहीं। इनमें धार्मिक कार्यों के प्रति बहुत अरुचि है, और अरुचि नहीं, उपेक्षा भाव है। पूजन पाठ स्वाध्याय करने वालों की निरंतर कमी हो रही है। वर्तमान पीढ़ी है जो, उसमें नैतिक जीवन और सदाचार की बहुत ज़्यादा कमी है। ना उनके खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना उठने का ठिकाना, कोई बात नहीं है। और इन सब का समाधान है सामूहिक स्वाध्याय, कि हम सामूहिक स्वाध्याय करेंगे। जब सब मिलके बैठेंगे तो डेफिनेटली इन सब बातों में सुधार आएगा। समाज के सभी लोगों से इसमें अधिकाधिक रुचि लेने की अपील करते हुए विवेक द्वारा मंदिर जी के स्वाध्याय भवन में प्रवचन करने की चर्चा को तो एक महानुभाव उठकर खड़े हो गए और कहने लगे। मतलब यह सब बात हो ही रही थी कि एक महानुभाव खड़े और कहने लगे, यह सब तो ठीक है, पर आजकल अपने समाज में दहेज के लेन देन ने भयानक रूप धारण कर लिया है। लोग टीके में ही, टीका लगता है ना जो शादी में, टीके में ही 20-20 हज़ार मांगने लगे हैं। 20-20 वर्ष की सैकड़ों लड़कियां कुंवारी बैठी हैं। शादी ना होने पर यदि वे किसी के साथ भाग जावें तो क्या होगा? कभी आपने इस पर भी विचार किया? सबसे पहले इस पर विचार होना चाहिए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, जो संचालक महोदय ने रूपरेखा प्रारंभ की थी, भूमिका तैयार की थी, समाज की वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए और सामूहिक स्वाध्याय पर बल दिया था। पर एक सज्जन को यह बात पची नहीं। उसने कहा, यह तो बाद की बात है, सबसे पहले दहेज प्रथा पर बात होनी चाहिए। इतने दहेज लेते हैं जिसके कारण से हमारी बहनों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए संचालक महोदय ने कहा, आपकी बात भी ठीक है, यह भी समाज की एक ज्वलंत समस्या है, इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, पर आज के एजेंडा में यह बात नहीं है। संचालक महोदय ने कहा, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, पर आज की मीटिंग का एजेंडा फिक्स है, आज की मीटिंग का सब्जेक्ट फिक्स है, आज की मीटिंग का विषय फिक्स है कि हम किस विषय पर चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एजेंडा फेजेंडा हम कुछ नहीं जानते। उनकी बात काटते हुए तीसरा बोल उठा, जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा। एक व्यक्ति खड़ा हुआ जोर से और बोलने लगा, एजेंडा फेजेंडा हम कुछ नहीं जानते, हमें तो दहेज प्रथा पर बात करनी है, इसके लिए कुछ करिए। आप लोग तो 2 नंबर वाले हो, चाहे जितना खर्च कर सकते हो, गरीबों की ओर भी देखना चाहिए, पहले इस पर विचार कीजिए, तब और कोई बात होने देंगे। उसने फिर समाज के प्रमुख लोगों पर कटाक्ष करते हुए कि आप तो 2 नंबर वाले हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो सब कुछ कर लेते हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो बेचारे शादी तक भी नहीं कर पाते हैं, अतः पहले इस बात पर विचार करना चाहिए। उनको शांत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा, इस पर भी विचार करेंगे, आप जरा बैठिए। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद बड़ी कठिनता से अध्यक्ष महोदय उनको बैठा ही ना पाए थे कि एक दूसरे उठ खड़े हुए और कहने लगे, अपने स्कूल में बायोलॉजी की कक्षा खुलनी चाहिए। बायोलॉजी नहीं होने से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अपने समाज के बच्चे डॉक्टरी में जा ही नहीं पाते हैं। अध्यक्ष महोदय या संचालक कुछ कहते, इसके ही बीच में एक उठ खड़े हुए और जोर जोर से कहने लगे, यह हत्यारा काम हम अपने स्कूल में नहीं होने देंगे। फिर क्या था, चारों ओर हो हल्ला होने लगा। अब सभी बोलने लगे थे, कोई किसी को सुनने वाला नहीं था। मतलब लोगों ने उल जलूल प्रश्न खड़े करने चालू कर दिए और हो हल्ला चालू हो गया। किसी ने कहा कि दहेज प्रथा भी समस्या है, अपने स्कूल में बायोलॉजी नहीं है जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे हो हल्ला होने लगे और अब कोई किसी को सुन नहीं पा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि सभा यूं ही समाप्त हो जाएगी, कोई निर्णय होना संभव नहीं है। निर्णय तो बहुत दूर की बात, अभी तो चर्चा का ही ठिकाना नहीं था। पर संचालक और अध्यक्ष महोदय इन बातों में अनुभवी आदमी थे, वे सहज ही हार मानने वाले नहीं थे। लोगों को तो लगा
अब तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये सभा यहीं ख़त्म हो जाएगी, इसमें कुछ भी निर्णय निकलने वाला नहीं है। पर जो संचालक और अध्यक्ष महोदय थे वो इन सब बातों से परिचित थे, इन सब बातों के अनुभवी थे, वो ऐसी मीटिंग्स पहले भी ऑर्गेनाइज कर चुके थे, तो उन्हें सब पता था इसको कैसे डील किया जाता है। हाथ पैर जोड़कर किसी भी तरह उन्होंने सभा को शांत किया और विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हुए तरकीब से धीरे से उसी सभा से यह बात स्वीकार करवा ली कि उनकी आज्ञा बिना कोई नहीं बोलेगा, वे सबको बोलने का समय देंगे, सब अपने नाम लिख कर दे दें। वो एक कला होती है, इसका नाम है बुद्धिमत्ता, इसका नाम है सही डायरेक्शन। मतलब वो चाहते तो अध्यक्ष थे ना, मैं अध्यक्ष हूँ, तुम शांत हो जाओ, तुम बैठ जाओ, ऐसा भी कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने माहौल बिगड़ते हुए देखा तो हाथ पैर जोड़कर सभी से निवेदन किया कि आप शांत बैठ जाएं, और पूरी सभा से एक बात मनवा ली गई कि आप मुझे नाम दें, मतलब जो भी बोलना चाहता है वो पहले मेरे से आज्ञा ले, मतलब हाथ खड़ा करे या पर्ची लिख के दे, मेरे से आज्ञा ले, फिर मैं जिसको आज्ञा दूंगा वही बोलेगा। तो यह बात सभी को स्वीकार हो गई। फिर क्या था, बोलने वालों के नाम के सैकड़ों पर्चे आ गए। यह तो निश्चित ही था कि सभी को समय देना संभव नहीं था, मतलब इतने सारे लोगों को कैसे बुलवाया जा सकता है मीटिंग में। यद्यपि स्थिति कठिन थी तथापि वे भी इस कला में पारंगत थे, अतः उन्होंने शांतिपूर्वक सभा का संचालन आरंभ किया। उन्होंने सभी पर्चे रख लिए और उन लोगों को बोलने के लिए बुलाना आरंभ किया जो अपेक्षित चर्चा ही करेंगे। उन्होंने देखा, सारे पर्चे मंगा लिए और पर्चे एक साइड रख लिए, और उन्होंने देख लिया कि भाई हम इनको बुलाएंगे तो ये विवाद करेंगे, इनको बुलाएंगे तो ये दूसरे मुद्दों पर भटकाएंगे लोगों को, पर उन्हीं लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा जो इसी विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे। सबसे पहले उन्होंने विवेक के विरोधियों को ही बोलने का अवसर दिया। किसको बुलाया? जो विवेक का विरोध करने वाले थे उन्हें बुलाया और कहा आप अपनी बात रखें। उन्होंने विवेक पर भरपूर वार किए, उस पर सच्चे झूठे मनगढ़ंत अनेक आरोप लगाए। वो आए और अनेकों प्रकार से विवेक कुमार के ऊपर वार करना स्टार्ट कर दिए, मनगढ़ंत जो जो मन में आता जाता आरोप लगाते जाते। पहले कोई वीडियो नहीं होती थी ना, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी कि रिकॉर्ड करके सुना सकते थे कि ऐसा तो कहा ही नहीं। उनके प्रवचन आप सुन लीजिए, जो आज व्यवस्था है। विवेक के साथियों को भी बोलने का समय दिया गया। उन्होंने भी जहाँ तक बन सका आरोपों का पूरा प्रतिवाद किया, पलटकर उन पर शांति भंग करने के आरोप भी लगाए। फिर विवेक के साथियों को बुलाया गया तो उन्होंने जो झूठे आरोप लगाए थे उसका प्रतिवाद किया, उसका प्रत्युत्तर दिया और यह भी कहा कि ये लोग शांति भंग करते हैं। सभी को संतुष्ट करने के लिए सभा में बोलने वालों का सिलसिला इतना लंबा चला कि लोग बिखरने लगे। मीटिंग के आरंभ की उत्तेजना क्रमशः क्षीण होती गई। सभी के गुबार निकल चुके थे। अब सभी यही चाहते थे कि सभा शीघ्र समाप्त हो। ये भी कला है कि अगर लोगों को जोड़ के रखना है तो आप अच्छे वक्ताओं से अच्छी बात कराएं तो लोग बैठे रहेंगे। पर अगर आपको लोगों को बैठाल के नहीं रखना है, उन्हें थोड़ी भीड़ खाली करना है, तो बुलवाते जाओ, किसी से भी बुलवाते जाओ। बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो लोग एक मर्यादा में ही बैठ सकते हैं, बहुत अधिक समय तक नहीं बैठ सकते हैं। तो लोग जाने लगे और सब अब यही कल्पना कर रहे थे कब ये सभा समाप्त हो। सभा के वातावरण से प्रमुखों की समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई थी कि यदि विवेक के प्रवचनों के लिए स्वीकृति ना दी गई तो उनके साथी निश्चित रूप से अलग व्यवस्था करेंगे। उसके कारण खाई और बढ़ेगी तथा एक दिन नए मंदिर बनने का भी उपक्रम आरंभ हो जाएगा। जो सभा के प्रमुख थे वो समझदार थे, वो बात को समझ गए थे कि भाई ये लोग तो बस विरोध करने वाले हैं, इन्हें कोई कुछ करना तो है नहीं, बस विरोध ही करेंगे। पर जो विवेक के साथी हैं ये सच्चे तत्वाभ्यासी हैं, सच्चे स्वाध्यायी हैं। इस स्वाध्याय के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर आप इन्हें स्वीकृति भी नहीं देंगे तो ये अपनी अलग व्यवस्था करेंगे और स्वाध्याय करेंगे, और आप इन्हें पूजन अभिषेक नहीं करने देंगे तो ये अलग से मंदिर भी बना लेंगे। ये लोग उत्साही कार्यकर्ता हैं, लगन वाले हैं
और खर्च भी करते हैं। मतलब जो जो चीज़ें चाहिए, एक उत्साह चाहिए, एक लगन चाहिए और समर्पण चाहिए कि जो कुछ भी खर्चा होगा वो भी हम कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी इनके अंदर हैं। समाज का विघटन तो होगा ही, साथ ही इनके नए मंदिर में तो हलचल भीड़ भाड़ रहेगी और ये पुराने मंदिर और अधिक वीरान हो जाएंगे। अपन लोगों को फुर्सत है कहाँ। उनने सोचा, दिमाग लगाया कि ये लोगों क्या होगा, सबसे पहले समाज टूटेगा, समाज में विघटन हो जाएगा। अगर ये लोग नया मंदिर बना लेंगे, नया स्वाध्याय भवन बना लेंगे तो समाज के अंदर एक दरार पड़ जाएगी। और दूसरी दिक्कत क्या, जब नए मंदिर बनाएंगे ये लोग वहाँ पर एक्टिविटी करेंगे, स्वाध्याय करेंगे बहुत व्यवस्थित तरीके से, तो सारे लोग वहाँ जाने लगेंगे। तो क्या होगा, नए मंदिरों में तो हलचल बढ़ जाएगी, पर जो पुराने मंदिर हैं ये वीरान हो जाएंगे, फिर यहाँ कोई नहीं आएगा। और अपन लोगों को तो फुर्सत है नहीं कि जो अपन मंदिर में जाएं। और ये विरोध करने वाले भी सिर्फ झगड़ा करना ही जानते हैं, कोई व्यवस्थित कार्यक्रम चलाना नहीं। ये सबसे अच्छी बात थी विवेक के पक्ष के लिए कि उनके पास कोई अपनी योजना नहीं थी, उनके पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं था, बस विरोध करना उनके पास यही कार्यक्रम था। तो उन लोगों ने समझा कि इनको पक्ष में देकर इनके पक्ष की बात कहकर तो समाज को संगठित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम अगर विवेक के पक्ष को नकार देंगे तो भी वो अपनी एक्टिविटी चलाएंगे और इन लोगों को पक्ष भी दे देंगे तो ये लोग कोई एक्टिविटी चलाने वाले नहीं हैं। अतः विवेक के प्रवचन के लिए मंदिर में ही स्थान दिए जाने में ही समाज का और सबका लाभ है। उनकी यह बात समझ में आ गई। इसी विचारधारा के कारण उन्होंने सोच लिया था कि किसी ना किसी प्रकार से यह बात स्वीकृत करानी ही है। वे सब चतुर आदमी थे, जो कुछ ठान लेते वह करा ही लेते थे, वो अनुभवी थे, वो चतुर थे। उन्होंने यह ठान लिया कि कुछ भी हो विवेक के स्वाध्याय को स्वीकृति देनी है। अपने अंतिम अध्यक्षीय उपसंहार व्याख्यान में उन्होंने विवेक के विरोधियों से आग्रह किया कि आप लोग मंदिर में प्रतिदिन की सभा का संचालन करें। अब अंत में सारी मीटिंग हो गई, अब अध्यक्ष महोदय को डिसीजन सुनाना था, निर्णय सुनाना था। तो उन्होंने आग्रह किया, जो विवेक के विरोधी थे उनसे कहा कि कोई बात नहीं, हम निवेदन करते हैं आप लोगों से कि कल से आप प्रतिदिन मंदिर में स्वाध्याय सभा का संचालन करें। इसके लिए वे तैयार ना थे, उनकी उत्सुकता तो प्रवचन बंद कराने में थी, करने में नहीं। मतलब जो विरोधी लोग थे उन्हें नहीं था कि वो स्वाध्याय करें, वो नहीं चाहते थे, ना उनकी रुचि थी, ना उनको आता था, ना उन्हें करने का कोई जुनून था, ना कोई जज्बा था, क्योंकि उनका जुनून, उनका उत्साह तो सिर्फ बंद कराने में था। उन्होंने सोचा भी ना था कि इस प्रकार का प्रश्न भी सामने आ सकता है, अतः वे कुछ भी उत्तर ना दे सके, एक दूसरे का मुँह देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा प्रश्न भी उनके सामने आ सकता है, ऐसी जिम्मेदारी भी उनके सामने आ सकती है। उन्होंने तो यही सोचा था कि हम बस आरोप लगा सकते हैं, यह कभी नहीं सोचा था कि यह भी कहा जा सकता है कि आप संभालिए। अध्यक्ष महोदय इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए तो उन्होंने यह तीर फेंका था। जब वे सभी चुप रहे तो मौका देखकर अध्यक्ष महोदय ने विवेक के साथियों से प्रस्ताव किया कि आप लोग ही विवेक बाबू के नेतृत्व में दैनिक प्रवचन सभा का संचालन कीजिए। जब अध्यक्ष महोदय ने देखा कि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो लोग तो बस एक दूसरे के मुँह ताक रहे हैं कि कौन स्वाध्याय कराएगा, कौन सुनेगा, किसी में ऐसी योग्यता नहीं थी, कोई ऐसा आध्यात्म रस का भीगा हुआ व्यक्ति नहीं था जो निस्वार्थ भाव से यह सब काम कर सके। जब देखा कि वो सब चुप हैं तो मौका देखकर अध्यक्ष महोदय ने फिर जो विवेक के साथी थे उनसे कहा कि फिर तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते हैं तो विवेक के साथी ये काम करने को तैयार है और कर ही रहे हैं, तो उनको यह मौका दिया जाता है। विवेक के साथियों ने जब फिर उपद्रव होने की आशंका प्रकट की तो सबने कहा हम सब उपस्थित रहेंगे, देखें कौन उपद्रव करता है। ये बहुत अच्छी बात निकल के आ गई। उन लोगों ने कहा कि फिर से वहाँ उपद्रव होगा, फिर से लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने कहा कोई नहीं, अब इस बार हम खुद बैठेंगे, विवेक बाबू के प्रवचन में हम बैठेंगे, हम सुनेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, देखते हैं कौन वहाँ पर उपद्रव करता है। इस प्रकार सर्वसम्मति से फिर एक बार मंदिर में ही विवेक का प्रवचन आरंभ हो गया।
आरंभ में जब सत्यवाद का विरोध होता है तो कुछ समय को ऐसा लगने लगता है कि वह बात अधिक चलेगी नहीं, दब जाएगी। तीव्रतम विरोध के कारण जब सत्य के प्रचार की गतिविधियां कुछ दब सी जाती हैं या कुछ दिनों को बंद हो जाती हैं तो यह भी लगने लगता है कि यह बात समाप्त हो गई है, अब उसके उभरने का कोई अवसर नहीं है। पर यह सब स्थिति क्षणिक होती है। वस्तुतः होता तो यह है कि दबाने से सत्य अपनी शक्ति और संतुलन तैयारी के साथ तेजी से उभरता है। इसलिए तो कहा जाता है कि विरोध प्रचार की कुंजी है। कितनी मार्मिक बात कही कि हमें क्या लगा, हमें स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही हमें सुनते सुनते क्या लगा था, ओहो विवेक कुमार दब जाएगा, विवेक कुमार का स्वाध्याय बंद हो जाएगा, ये जो सत्य का उद्घाटन है ये बंद हो जाएगा। नहीं, पर ये लोग जितने शांत थे, ये लोग जितने सहनशील थे, इनकी शांत प्रियता, इनकी सहनशील प्रियता ने ही उसको इसका ही नाम तो सत्य है। बहुत मज़े की बात, जैसे वो लोग विरोध कर रहे थे और ये लोग भी विरोध कर रहे थे तो फिर इनमें कुछ अंतर नहीं। ये जो शांत थे, ये जो गंभीर थे, ये सहनशील थे, ये सहज थे, इसका नाम ही सत्य है। यही तो उनके जीवन की क्वालिटी थी, यही तो उनकी विशेषता थी, इसका ही तो वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और विरोध प्रचार की कुंजी है। क्या कहा, वस्तुता तो यह है, ये सब बहुत बातें क्षणिक हैं, विरोध होना, ये होना, वो होना, दबाने से सत्य अपनी शक्ति और संतुलित तैयारी के साथ तेजी से उभरता है। सत्य को कभी दबाया नहीं जाता है। मैं पूछता हूँ आपको, आप रुई के अंदर आग को दबाना चाहते हैं क्या? रुई से हम आग को दबाना चाहते हैं कि आग दब जाए, दब जाएगी? नहीं, थोड़ी देर का तो लगेगा कि आग खत्म हो गई, पर वो आग बहुत तेज़ी से बाहर आएगी। वैसे जो सत्य होता है वह किसी चीज़ से दबाने से दबता नहीं है, वो अपनी शक्ति और संतुलित तैयारी के साथ तेज़ी से उभरता है। और इसीलिए तो कहा है विरोध प्रचार की कुंजी है। क्यों है विरोध प्रचार की कुंजी? वस्तुतः विरोध से होता यह है कि वह बात विरोधियों के माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंच जाती है जिसके पास प्रचारकों के माध्यम से पहुंचना संभव नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रचारकों के प्रवेश पर पहुंच नहीं होती, वहाँ विरोधियों की होती है। विरोध से क्या लाभ है? तो विरोध का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विरोध के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक भी पहुँच जाती है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते थे, जहाँ तक हम बात को नहीं पहुँचा सकते थे, वहाँ पर विरोधी ही जा सकते थे, विरोधी ही उन्हें बता सकते थे। मतलब विरोधियों के माध्यम से और बहुत सारे लोगों तक हमारी बात पहुँच जाती है। विवेक की बात भी जिन लोगों तक विवेक और विवेक के साथी नहीं पहुँचा पा रहे थे, विरोधियों ने पहुँचा दी। क्या बात है, भले ही वह विकृत रूप में पहुँचाई हो, पर पहुँचाई तो उससे उन लोगों में विवेक की बात जानने की जिज्ञासा तो जगी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे जब विवेक की बात सुनने लगे तब विवेक के द्वारा प्रतिपादित सत्य भी धीरे धीरे समझने लगे। विवेक के साथी जहाँ तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाए थे, विरोधियों ने वहाँ तक पहुँचा दी। और उन लोगों के अंदर एक बार जिज्ञासा जगी कि इनकी बात का विरोध होता क्यों है। एक बार सुने तो, एक बार समझें तो धीरे धीरे उनके अंदर जिज्ञासा हुई और समझने लगे। और जब सत्यवाद को समझा तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। झगड़े के कारण भी एक लाभ हुआ, वह यह कि जो समाज के प्रमुख व्यक्ति विवेक के प्रवचन में नहीं आते थे, अब वे भी सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए ही सही आने लगे। जो समाज के प्रमुख व्यक्ति थे ना, अभी तक प्रवचन में नहीं आते थे, पर अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि हमें समाज की शांति बनाए रखना है, इसके माध्यम से वो आने लगे। इस प्रकार अब विवेक के प्रवचनों में श्रोताओं की संख्या पहले से तिगुनी रहने लगी। उसके साथी तो आते ही थे, विरोधी तथा मध्यस्थ तथा समाज प्रमुख भी आने लगे। मतलब अब 3 गुने लोग बढ़ गए। कैसे? उसके साथी तो आते ही थे, अब उसके जो विरोधी थे, जो और बीच वाले लोग थे, वो भी आने लगे और समाज प्रमुख भी आने लगे। उसकी बात सच्ची और अच्छी तो थी ही।
अब उसकी शैली में सहज सरलता, रोचकता के साथ साथ गंभीरता भी बढ़ गई थी। उसके अध्ययन और अनुभव की छाप उसके प्रवचनों में स्पष्ट झलकती थी। पहले भी विवेक के प्रवचन बहुत बढ़िया होते थे, पर अब उसके साथ साथ ये सब बातें देखने के बाद, इतना सारा तमाशा देखने के बाद, उसके प्रवचनों में सहज सरलता, क्योंकि लोग बढ़ गए थे ना, जो नए नए लोग थे, रोचकता और बहुत गंभीरता भी आ गई। और उसका जो अध्ययन था, जो अनुभव था, उसकी छाप भी उसके प्रवचनों में स्पष्ट देखने को मिलती थी। उसके दैनिक प्रवचनों में श्रोताओं की ही नहीं अपितु उनके साथी और सहयोगियों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही थी। जो लोग मात्र देखने आते थे उनमें से कुछ ना कुछ प्रभावित हुए बिना ना रहते। अब विवेक के साथियों की संख्या बढ़ने लगी। क्यों? कुछ लोग सिर्फ देखने आते थे, विवेक कहता क्या है, चलो एक बार सुने तो। और जो एक बार ऐसा आता था और वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। कुछ प्रमुख व्यक्ति भी उसके प्रवचनों में रस लेने लगे, उनमें भी रुचि जागृत होने लगी। अब जो प्रमुख व्यक्ति थे ना, जो समाज के कर्ता धर्ता थे, वो भी सुनते थे। जब 1 घंटे बैठते थे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ समझ में आने लगा, और समझ में आए तो रुचि उत्पन्न हो गई, उन्हें भी अच्छा लगने लगा। विरोध, झगड़ा, पंचायत और उसके बाद विवेक के प्रवचनों के आरंभ होने से जनसाधारण में यह धारणा भी बनी कि पंचायत में विवेक के साथियों की विजय हुई। अतः हमेशा सत्ता के साथ रहने की मनोवृत्ति वाले लोग भी सहज विवेक के पक्ष में हो गए। लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति है, किसके साथ होंगे? जिसकी सत्ता है, जिसका शासन है, उसके साथ। जिसकी विजय होगी उसके साथ, क्योंकि उसमें कोई अच्छाई है ना। अगर वो सत्ता में बैठा है, उसकी विजय हुई है, तो कोई ना कोई उसके अंदर अच्छाई तो होगी ना, कुछ ना कुछ वो अच्छा तो कर ही रहा होगा ना। तो इस पक्ष को देखकर भी बहुत सारे लोग उसके साथ आ गए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है कि लोकोक्ति के अनुसार खरबूजे जैसे स्वभाव के लोग भी औरों को देखकर रंग बदलने लगे। और कुछ लोग जो खरबूजे की तरह होते हैं वो भी रंग बदलकर अब विवेक के पाले में आने लगे। अब विदिशा की स्थिति एकदम पलट गई थी। विरोध, झगड़ा, मारपीट, पंचायत आदि का चक्कर चलने से यह चर्चा आसपास के नगरों में भी फैली। अतः आसपास के लोग भी जब कभी अपने काम से विदिशा आते तो विवेक के प्रवचनों में अवश्य पहुंचते। वहाँ जो कुछ भी सुन जाते उसकी चर्चा अपने यहाँ करते। कुछ दिनों बाद वे उसके प्रवचन सुनने के लिए ही आने लगे। वे 8 दिन रुकते भी उसके प्रवचनों का आनंद लेने के लिए। अब जो आसपास के माहौल में फैला था ना, विवेक गलत काम कर रहा है, पर जब उसकी विजय हुई तो फिर लोगों में एक पॉजिटिव माहौल बना, और जो लोग भी विदिशा आता वो ज़रूर विवेक का प्रवचन सुनता। और अब तो लोग 8 दिन के लिए सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए ही विदिशा आने लगे। अब तो मंदिर जी का स्थान छोटा पड़ने लगा था। धर्मशाला भी सदा भरी रहती, लोगों को ठहरने को जगह भी नहीं मिलती। अतः चर्चा चली तो विवेक के साथियों ने मंदिर के ही प्रांगण में एक विशाल प्रवचन मंडप बनाने का प्रस्ताव समाज के सामने रखा। समाज से सहर्ष स्वीकृति प्राप्त होने पर उन लोगों ने दिल खोलकर खर्च किया और थोड़े ही दिनों में एक विशाल प्रवचन मंडप बनकर तैयार हो गया। अब देखा लोग बहुत आने लगे हैं, बाहर के लोग भी बहुत आने लगे हैं, तो यहाँ बैठ नहीं पाते हैं, तो उन्होंने डिसीजन किया कि हमें बड़ा हॉल बनाना चाहिए। हॉल बनाया और सबने अपनी सहर्ष स्वीकृति दी और हॉल बनकर तैयार हो गया। अब विदिशा में विरोध एक प्रकार से समाप्त हो गया था। बहुत से विरोधी तो अब विवेक के कार्यक्रमों में ही रस लेने लगे थे। थोड़े बहुत बचे थे जो वातावरण देखकर चुप थे। मतलब अब विरोध का माहौल बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। जो कुछ नॉर्मल जैसे लोग थे वो तब विवेक के कार्यक्रमों में ही आनंद लेने लगे, उन्हें भी रस आने लगा। और कुछ लोग जो कट्टर थे वो वातावरण देख कर के कि भाई पूरा वातावरण विवेक के ही पक्ष में है, इसलिए वो बिल्कुल चुप बैठे रहे। जो पक्ष अपनी अंतर की प्रेरणा से खड़ा होता है वह तो अमिट होता है, किंतु जो बाहर से खड़ा किया जाता है उसके पैरों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं होती जो अधिक टिक सके। कितनी बड़ी बात है। मतलब जो चीज़ अंतर की प्रेरणा से आएगी ना उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती खड़ी की गई हो उसकी लंबी उम्र नहीं होती। तो
तो जो विवेक का स्वाध्याय था ये अंतर की प्रेरणा थी, उसका जीवन था। और जो विरोधी लोग थे इन्हें तो भड़काया गया था, इन्हें तो इस काम के लिए नियोजित किया गया था, वह भी यह नहीं चाहते थे। धार्मिक जागृति के साथ साथ सामाजिक समस्याओं के भी सहज समाधान होने लगे। एक दिन विवेक ने सामाजिक कोड़, दहेज पर भी सतर्क एवं सहृदय को मत देने वाला प्रकाश डाला। समस्त समाज से मार्मिक अपील की कि कम से कम विदिशा के स्तर पर तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। विवेक के प्रवचन में तात्विक चर्चाओं के साथ साथ अब कुछ सामाजिक प्रश्न भी आने लगे। तो विवेक ने कहा, जब लोग मानने लगे कि ये दहेज प्रथा हम कम से कम अपने शहर में तो बंद कर दें कि कोई किसी से दहेज नहीं लेगा, क्यों दोनों के साथ होने वाला है ना। उसकी अपील पर उसी प्रवचन मंडप में समाज की एक आम सभा बुलाई गई और भरपूर विचार विमर्श के बाद वैवाहिक लेन देन के संदर्भ में एक आचार संहिता बनाई गई और सबने उस पर चलने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। विवेक ने तो एक सुझाव दिया। देखो, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपनी कोई बात मनवाने के पक्ष में नहीं रहते हैं कि मैंने जो कहा वो माना ही जाना चाहिए, उन्होंने अपना विचार रख दिया। ये विवेकियों की मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, वो बस अपना सुझाव देकर, अपनी योजना बताकर समाज के सामने रख देते हैं। अब जो समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं, जो समाज में उठते बैठते हैं, वो उस बात पर विचार करके निर्णय करते हैं, जो विवेक ने किया। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि विवेक कुमार तो समाज में इतना रचा पचा नहीं था ना, वो समाज की स्थिति नहीं जानता था ना, इसलिए वो कोई ऐलान नहीं करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं ना, और हमारे साधुओं के संबंध में तो स्पष्ट है कि वो कोई ऐलान नहीं करते, वो कभी कोई आदेश नहीं देते, वो उपदेश देते हैं, बस सही बात का प्रतिपादन करते हैं। दहेज के साथ साथ अभक्ष भक्षण, रात्रि भोजन आदि धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध भी वातावरण बनाया गया। बच्चों में धार्मिक संस्कार डालने एवं धार्मिक ज्ञान कराने के लिए धार्मिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए भी निर्णय लिए गए। इसके साथ साथ लोग जो गलत चीज़ें खा रहे थे, अभक्ष भक्षण करते थे, रात्रि में भोजन करते थे, ऐसी बहुत सारी धार्मिक कुरीतियाँ थीं, उनके विरुद्ध भी वातावरण बनाया गया, लोगों को समझाया गया और बच्चों में कैसे धार्मिक संस्कार डाले जाएं, क्योंकि यही हमारे जैन शासन का भविष्य है। अगर हमने बच्चों के अंदर संस्कार डाल दिए तो समझो कि 100 साल के लिए धर्म सुरक्षित हो गया, 4-5 पीढ़ियों तक धर्म सुरक्षित हो गया। तो उसके लिए भी बहुत व्यवस्था की गई और होना चाहिए। जिस समाज में बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाता, बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं दिए जाते हैं, वहीं से उस परिवार में, उस समाज में धर्म का अंत। तो क्योंकि अब जो धर्म है वो बुजुर्गों में है, वो जाते ही धर्म खत्म हो जाएगा और बुजुर्ग भी अब निष्क्रिय हो गए ना, कुछ निर्णय लेने जैसी हालत में नहीं है, सारे निर्णय बच्चों को ही लेने हैं और उन्हें धर्म की रुचि नहीं है, तो फिर वो सारे निर्णय अपनी बाहर की दृष्टि से लेते हैं। महिलाओं में भी जागृति आई, उनका मंडल अलग बन गया। दोपहर में जब पुरुष वर्ग व्यापार आदि कार्यों में व्यस्त रहता, तब महिलाओं की सभा जुड़ती, प्रवचन होता, पर इसमें सब महिलाएं होती, प्रवचन करने वाली और सुनने वाले। अब महिलाओं में भी जागृति आ गई, क्योंकि महिलाएं दोपहर में फ्री होती हैं, पुरुष वर्ग वहाँ नहीं आ सकते मंदिर में, तो महिलाओं ने अपने आपस में मंडल बनाया और महिलाओं के माध्यम से स्वाध्याय होने लगा। विशिष्ट धार्मिक अध्ययन के लिए प्रौढ़ महिला पाठशाला भी चलाई गई। कुछ ही वर्षों में विदिशा आसपास के नगरों के लिए एक धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से अनुकरणीय नगर बन गया। मतलब कुछ ही सालों में देखते देखते पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। अगर धार्मिक माहौल हो तो विदिशा जैसा, अगर कुछ सीखना है तो विदिशा से सीखो। यहाँ के देखो सारे लोग कितनी तन्मयता के साथ स्वाध्याय करते हैं, इनके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। जहाँ एक और अनेक लाभ हुए, वहीं अनेक समस्याएं भी उठ खड़ी हुई। अब प्रत्येक घर में विवेक की पहुंच हो गई थी। प्रत्येक घर का कोई ना कोई, चाहे वह महिला हो या बालक या पुरुष, उसके प्रवचन में आने लगा था। वे लोग इतने रुचिवंत हो गए थे कि अब वे विवेक का कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ना चाहते थे। अतः घर घर में कुछ तनाव सा पैदा होने लगा था। अब विवेक घर घर पहुंच गया। अब हर एक व्यक्ति मंदिर आना चाहता था, हर एक व्यक्ति लाभ लेना चाहता था। पति कहता मुझे 9 बजे रोटी चाहिए, पत्नी कहती कि 9 बजे नहीं मिल सकती,
या तो 8 बजे के पहले जीव लीजिए या फिर 9 बजे के बाद, क्योंकि 8 से 9 बजे तक तो विवेक का प्रवचन होता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। बच्चे कहते हम शाम को खेलते हैं अथवा भोजन रात को करेंगे, पर माँ कहती मैं रात को भोजन नहीं बनाऊंगी, जिमाऊंगी भी नहीं। एक तो रात्रि को खाना ठीक नहीं है, दूसरा मेरा प्रवचन छूटता है। पत्नी बच्चे कहते शाम को सिनेमा चलेंगे, पर पापा को विवेक का व्याख्यान छोड़ना संभव ना था। यही झगड़े थे जो घर घर में होने लगे थे। सिनेमा वालों को भी शिकायत थी कि जब से विवेक के प्रवचन चले हमारी आमदनी कम हो गई। इस प्रकार की शिकायतें कुछ चाट पान वालों को भी थी। देखो, जो अच्छा भी होता है, कुछ लाभ भी होता है, तो कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होता है। अब जो पति लोग थे उन्हें भी नुकसान होने लगा। उन्हें 9 बजे खाना चाहिए पड़ता था, पर 8 से 9 स्वाध्याय होता था, तो उन्होंने कहा उसके पहले मैं बना सकती हूँ। बच्चों को भी रात में खाने नहीं मिलने लगा, और जो सिनेमा वाले थे वो भी थोड़े परेशान, उनकी भी आमदनी कम हो गई, उनकी इनकम थोड़ी कम हो गई। क्यों? अब लोग स्वाध्याय में मन लग गया ना, तो कौन सिनेमा देखने जाए, कौन विषय कसाय के कार्यों में लगे। और जब इतना गंभीर स्वाध्याय सुन रहे थे तो चाट पान यह भी लोगों ने त्याग कर दिया, तो उनकी दुकानें भी कम चलने लगीं। चोरों को कुछ सुविधा हो गई थी। जिनका पूरा परिवार विवेक के रंग में रंग गया था, उनके घर उन्हें घंटों को सहज सोने प्राप्त हो जाते थे। दहेज के नाम पर लड़के बेचने वाले भी कुछ परेशान नजर आते थे। जिन बेचारों ने बरसों से आशा लगा रखी थी अब इतना दहेज मिलेगा, वह उदास थे। जो लड़के बेचने वाले, मतलब लड़की आएगी तो बहुत दहेज लेंगे, उनने जो सोच रखा था, पर वह उनकी आशा खत्म हो गई, क्योंकि वह परंपरा भी विवेक ने बंद करा दी थी। सबसे अधिक परेशान हो रहे थे पाखंडी पंडित और ढोंगी साधु, क्योंकि उनका तो आधार ही समाप्त हो रहा था। इतने लोगों को परेशानी में डालकर विवेक कैसे शांति से रह सकता था, यह एक विचारणीय बात बन गई थी। मतलब जो इतने सारे लोग आज संकट में पड़ गए हैं, तो इतने सारे लोगों को संकट में डालकर विवेक कैसे शांति से बैठा रह सकता था। एक ओर सामान्य जन प्रसन्न था, मग्न था, वहीं दूसरी ओर निहित स्वार्थियों का समूह कुछ परेशानी अनुभव कर रहा था। इस परेशानी से बचने का उपाय सोच रहा था, पर कोई मार्ग नजर नहीं आता था। उन्हें भी कोई ना कोई रास्ता मिलेगा ही, क्योंकि कहा है ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कुछ भी हो, इन दिनों विदिशा एक संक्रांति काल से गुजर रहा था। मतलब जहाँ जो विवेक के समर्थक, जो विवेक के कार्यों में रुचि ले रहे थे, उन्हें बहुत आनंद आ रहा था कि जीवन तो बिल्कुल बदल ही गया है। पर जो विरोधी लोग थे उनका बिल्कुल धंधा सब कुछ चौपट हो गया था। अब वो कोई ना कोई उपाय में कि कैसे विवेक कुमार का सब बंद किया जाए, अगर बंद नहीं किया गया तो हम तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो अब वो कुछ उपाय सोचने लगे, और वो विदिशा एक अलग ही दौर में चल रहा था। अब आगे ये लोग क्या योजना बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या विवेक कुमार का सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा या कुछ डिस्टर्बेंस होगी, इसकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।